हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एडिटोरियल का, जो आज द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आया है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। और 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज यानी कि ड्रॉबैक इसका क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या ऑब्जर्वेशन किया है, और एक आम आदमी के लिए, एक आम वोटर के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। बिजनेसमैन और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो साठगांठ होती है, जो उनके बीच में क्रोनिक कैपिटलिज्म जो हम लोग बोलते हैं, कनेक्शन होता है, उसका इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या लेना देना है, ये सारी की सारी डायमेंशन हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जी, तो सीधा बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे, फिर थोड़ा बाद में इसकी हिस्ट्री जानेंगे, थोड़ा इसके प्रोविजंस वगैरह के बारे में बात करेंगे। जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है XYZ, इसको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो ये मार्केट में अपने बॉन्ड इशू करेगा। ये बॉन्ड 1,000 रुपए का भी हो सकता है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, 10,000 का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है, 1 करोड़ रुपए का भी हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज जिस दिन बॉन्ड इशू करते हैं उसके 10 दिन के अंदर अंदर आप उस बॉन्ड को परचेज कर सकते हो। कहां से परचेज करोगे? SBI की जो दिल्ली ब्रांच है वहां से आप उस बॉन्ड को परचेज करते हो। वो बॉन्ड आपके केस में 1,000 रुपए का है। आप SBI की ब्रांच में जाते हो, ब्रांच के अंदर डिमांड ड्राफ्ट आप जमा करवाते हो, डिमांड ड्राफ्ट के बदले में आप वो बॉन्ड वापस ले लेते हो। इस बॉन्ड को जाके आप पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जाके जमा करवा देते हो। पॉलिटिकल पार्टी नेक्स्ट 15 डेज में वो जो बॉन्ड आपने उसको दिया है वो SBI की ब्रांच में आके उसको कैश करवा सकती है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी का जो अकाउंट होता है, ऑफिशियल अकाउंट होता है, SBI उस अकाउंट में उस पैसे को जमा करवा देती है, जो आपके केस में 1,000 रुपए है। यह होता है प्रोसीजर। आपके पास 1,000 रुपए हैं, SBI की ब्रांच में जाइए, 1,000 रुपए का बॉन्ड खरीदिए, वो बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जाके जमा करवाइए। पॉलिटिकल पार्टी उसी बॉन्ड को लेकर SBI की ब्रांच में जाएगी और SBI उसके अकाउंट में जाके वो पैसा जमा करवा देगा। ये होता है प्रोसीजर। 15 दिन का टाइम होता है। इस 15 दिन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी उसको रिडीम करवा सकती है, मतलब बैंक में जाके अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा सकती है। ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि पॉलिटिकल ये बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये जो बॉन्ड है कौन खरीद सकता है? ये बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है। आप भी खरीद सकते हो, मैं भी खरीद सकता हूं। कोई कॉरपोरेशन, कोई कंपनी, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, दुनिया भर की कंपनी है, कॉरपोरेशंस हैं, वो भी इसको परचेज कर सकती हैं। आप इसको अकेले भी परचेज कर सकते हो, या फिर किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट अगर आपका है, आप ज्वाइंटली भी इसको पे कर सकते हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बॉन्ड के ऊपर वो ये है कि जो आदमी इस बॉन्ड को खरीदेगा या पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहता है, उस बॉन्ड के ऊपर उसका नाम नहीं होता है। जैसे टाटा कंपनी ने जब बॉन्ड इशू किया था, तो अगर आप उस बॉन्ड को खरीदते हो तो आपका नाम उस बॉन्ड के ऊपर होगा, इट्स लाइक अ स्टाम्प पेपर। लेकिन इस बॉन्ड के ऊपर किसी का भी नाम नहीं होता है। अब SBI ब्रांच में जाते हो तो SBI को तो पता है कि किसने ये बॉन्ड खरीदा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता है कि ये बॉन्ड किसके नाम पर है। यही इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी यहां पे आता है। अब सवाल उठता है कि हमारे देश में तो हजारों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हो? उसके लिए भी एक एलिजिबल क्राइटेरिया होता है। सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल होती है जिसको 1% वोट मिले हैं। कहां पे? लास्ट जनरल इलेक्शन में, या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं वहां पे 1% का वोट मिला है। सिर्फ वही पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा ले सकती है, दूसरी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स वेरीफाइड अकाउंट। आप किसी भी रैंडम अकाउंट में पैसा जमा नहीं कराओगे SBI के अंदर। पॉलिटिकल पार्टी एक अकाउंट नंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SBI में बाद में जाके उसको रजिस्टर करवाती है, आपका पैसा उसी अकाउंट में जाएगा और किसी अकाउंट में नहीं जाएगा। यह छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। अब सवाल यह उठता है कि इसका प्रॉफिट क्या है, मतलब इसका बेनिफिट क्या है और इसके रिगार्डिंग ड्रॉबैक्स क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड जब इशू किया गया था देश में, उससे पहले हमारे यहां पे अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट तरीके का हुआ करता था, जो बहुत सालों से चल रहा था। उसमें होता यह था कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 से ज्यादा का अगर पैसा देते हो डोनेट करने के लिए, तो आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था।
ये जब प्रोविजन हुआ करता था तो सभी डोनर्स की डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हुआ करती थी, लेकिन यह प्रोसीजर चेंज कर दिया गया। क्यों चेंज कर दिया गया? सरकार का यह कहना था कि सर हम लोगों ने इसीलिए किया है ताकि डोनर की जो आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट कर सके। अब मान के चलिए कि मैं कोई कंपनी हूं, मेरा एक कॉर्पोरेशन है XYZ, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को 10 लाख रुपए डोनेट किए पहले वाले सिस्टम में। अब सबको पता चल जाएगा कि इस कंपनी ने इस पॉलिटिकल पार्टी को 10 लाख रुपए दिए हैं। अब जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है वो मेरे को टारगेट कर सकती है। जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैंने डोनेशन किया है, अगर वो इलेक्शन में हार गई और अपोजिशन जो है वो हमें पावर में आ गई, तो बाद में मेरे को वो टारगेट कर सकते हैं। तो डोनर की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रोविजन को यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। गवर्नमेंट कैन आइडेंटिफाई वाया SBI। अब मजेदार बात यहां पे ये है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं अनोनिमिटी की, ये अनोनिमिटी हमारे लिए पॉजिटिव काम भी कर रही है और नेगेटिव काम भी कर रही है। कैसे कर रही है? जो कॉरपोरेशंस हैं उनके लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्योंकि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती हैं, तो उनको खतरा नहीं है। नेगेटिव किस लिए है? पॉलिटिकल पार्टीज के पास अगर कोई शेल कंपनी उन्होंने कहीं पे लगा रखी है और अगर वो ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू वो ब्लैक मनी भी सिस्टम के अंदर आ सकती है, जिसे हम लोग क्रोनिक कैपिटलिज्म कहते हैं। तो एक ही प्रोविजन के हमारे पास बेनिफिट भी हैं, उसी प्रोविजन का हमारे पास एक ड्रॉबैक भी है। एक तरफ हम लोग उनके आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी का फायदा उठा के ब्लैक मनी भी शायद सिस्टम के अंदर आ रही है। KYC एंड द ऑडिट ट्रेल एनकरेजेस क्लीन डोनेशन। जैसा कि सरकार यहां पे कहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू क्लीन मनी, व्हाइट मनी वो सिस्टम के अंदर आती है। ये KYC वाला क्या सीन है? जब आप पैसा लेके SBI की ब्रांच में जाते हैं, तो SBI की ब्रांच में आप एक KYC यानी कि नो योर कस्टमर का फॉर्म भरते हो, जिसके ऊपर आपकी आधार डिटेल, आपका नाम वगैरह सब कुछ लिखा जाता है। SBI में जाके वो जमा करवाते हो, 1000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाते हो, बॉन्ड खरीद के कंपनी को दे देते हो, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को दे देते हो। पॉलिटिकल पार्टी के पास आपकी डिटेल नहीं है, लेकिन SBI के पास हर डिटेल होती है उस डोनर की। यस, अब पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, दे हैव अथॉरिटी कि वो SBI से पूछ सकते हैं कि ये बताइए ये जो डोनेशन है वो किसने दिया था। बॉन्ड के ऊपर आपका नाम नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी आपका नाम जान सकती है। SBI को अगर वो नोटिस भेजे तो SBI को बताना पड़ता है कि ये डोनेशन साहब इस पर्टिकुलर पर्सन ने दिया है। और वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, जो पावर में जो गवर्नमेंट है वो ये भी जान सकती है कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को किसने डोनेट दिया है, किसने डोनेशन किया है, ये भी जान सकती है थ्रू SBI। लेकिन यह है पावर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो पावर में नहीं है, लेकिन पावर वाली पार्टी को होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इंफॉर्मेशन डिस्पैरिटी होती है। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उनके पास इंफॉर्मेशन की एक्सेस है, जो अपोजिशन में है उनके पास उसकी एक्सेस ही नहीं है। तो कई बार इसकी वजह से क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो ऐसे लोगों को टारगेट कर सकती है जिन्होंने अपोजिशन को डोनेशन दिया है, और ऐसे लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकती है जिसने उस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है। इस क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहां पे एक जबरदस्त ऑब्जर्वेशन किया है। तो जिन लोगों ने या जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल किया है, उन्होंने कहा है कि साहब देखिए यहां पे कई सारी चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू किया गया था, जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यह मनी बिल के थ्रू आया था। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है, इवन राज्यसभा जो होती है, मनी बिल के केस में उनके पास कोई भी पावर नहीं होती है। तो सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड वाले प्रोविजन को, बिल को एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे बड़ा तो यहां पे ये भी रीजन नजर आता है कि इसको इंट्रोड्यूस करने का प्रोसीजर पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड एक मनी बिल नहीं है। मनी बिल वो होते हैं जहां पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, टैक्सेशन वगैरह के चेंजेस होते हैं, पर यहां पे ऐसा कोई चेंज हो नहीं रहा है। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कहा है, वो कहा है सिलेक्टिव कॉन्फिडेंशियलिटी। सिलेक्टिव कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि भैया कुछ लोगों के पास तो इंफॉर्मेशन है, कुछ लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी तो है, लेकिन आधी। अपोजिशन पार्टी के लिए तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी हो गई,
क्योंकि उनको तो पता नहीं चलेगा किसने डोनेट किया। लेकिन जो पावर में है उनके पास तो पूरी इंफॉर्मेशन है। दिस इज सिलेक्टिव कॉन्फिडेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो डज नॉट प्रिवेंट द रूलिंग पार्टी फ्रॉम द आइडेंटिफाइंग द डोनर्स, बट इट प्रिवेंट द अपोजिशन पार्टी टू आइडेंटिफाई द डोनर्स। तो जो अपोजिशन पार्टी है वो तो डिसएडवांटेज में हो गई, पॉलिटिकल पार्टी इसका मिसयूज कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है। कई बार क्या होता है, जो लोग अपोजिशन पार्टी को डोनेट करते हैं, जो सरकार पावर में है, वो ईडी का यूज करके, सीबीआई का यूज करके, या दूसरी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनका यूज करके उनके टारगेट कर सकती हैं उन लोगों को जिन्होंने अपोजिशन को डोनेट किया है। यह ऑब्जर्वेशन भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पे की गई है। उसके अलावा अब एक चीज समझ के देखिए कि हम एज अ वोटर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। एज अ वोटर मुझे पता ही नहीं है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं वोट दे रहा हूं, जिस कैंडिडेट के लिए मैं वोट दे रहा हूं, ये किसके पैसे से इलेक्शन लड़ रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं है। ये होना पता बहुत जरूरी है एक आम आदमी के लिए, एक आम वोटर के लिए। उसके लिए एक राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको नहीं पता होगा तो वो एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएगा इलेक्शन में वोटिंग करते समय। लेकिन अगर उसको पता होगा कि जिस पार्टी को मैं वोट दे रहा हूं इसके पास पैसा कहां से आ रहा है, तो एक अच्छा डिसीजन ले सकता है। तो ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि जितना इंफॉर्मेशन वोटर के पास होगी उतना ही डेमोक्रेसी यहां पे स्ट्रॉन्ग होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की यही ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपको बताया कि रूलिंग पार्टी को बेनिफिट है, अपोजिशन वाली पार्टी को नुकसान है, और ओवरऑल आम वोटर के लिए ये आधे मन से आप वोट देने जा रहे हो। तो ये डेमोक्रेसी में तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो आरटीआई के अंदर में नहीं आती हैं, इसीलिए आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि उनको डोनेशन कौन दे रहा है। और क्योंकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर किसी का नाम होता ही नहीं है, तो ये आपको कभी पता ही नहीं चल सकता। सिर्फ एक आदमी को पता चल सकता है, जो कि पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उनको पता चल सकता है, अपोजिशन को पता नहीं चलेगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो अगर क्रिटिसिज्म की बात करो तो क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इतनी डिस्कशंस हो रही हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट यहां पे अपोजिशन जो है वो उसको अपोज कर रही है, तो इसका रीजन सिर्फ यही नजर आता है कि आम आदमी को, आम वोटर को पता ही नहीं है राइट टू नो क्या ये वायलेशन है। आर्टिकल 19 का वायलेशन है, इवन आर्टिकल 21 का भी यहां पे वायलेशन नजर आता है। और जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है जिससे करप्शन बढ़ता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है कुछ लोगों को बेनिफिट दे सकती है, कुछ लोगों को टारगेट कर सकती है। इसी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इतना सारा इशू क्रिएट हुआ है। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो ये थोड़े दिन और चलेगा। लेट्स सी इसके अंदर डिसीजन क्या आता है। क्या जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा या इसे कंटिन्यू रखेगा, यह देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन यस, जब हम लोग बात करते हैं बेनिफिट की और जब हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स की, इसका खास बेनिफिट नजर नहीं आते हैं, लेकिन यस ड्रॉबैक्स इसके डेफिनेटली नजर आते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया है। तो आज के लिए इस आर्टिकल में इतना ही है, और इतना समझना हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक लार्जर टॉपिक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो कि हमारे यूपीएससी में जीएस पेपर 2 के अंदर मेंशन भी किया गया है, और उसी के अंदर में इलेक्टोरल बॉन्ड एक और टॉपिक नजर आता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के टॉपिक की इतनी इंफॉर्मेशन फिलहाल आपके लिए सफिशिएंट है। फ्यूचर में इसके अंदर कुछ अपडेट होगी तो डेफिनेटली इस आर्टिकल को हम लोग फ्यूचर में भी लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।